हेलो दोस्तों, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। और इस दिवाली के धूम के साथ आपका जो प्रिपरेशन है जेआईबी एग्जाम का वो भी और अच्छे से हो। इससे रिलेटेड वी हैव कम अप विद वंडरफुल ऑफर्स ऑन ऑल द कोर्सेज ऑफ जेआईबी, जहां पर आप अप टू 81% सेव कर सकते हैं ऑन दीज कोर्सेज। यू हैव टू यूज द कोड दिवाली 81 एंड उस कोड को यूज करके आप जेआईबी के कोर्सेज से डोटा प्रोवाइड कर रहा है, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन पर 81% तक डिस्काउंट पा सकते हैं। सो हरी अप and quickly enroll into these courses। अगर आप या आपके नोन, इसके अलावा अगर आरबीआई ग्रेड बी, IRDAI, IFSCA, नाबार्ड, सेबी ग्रेड ए या इनके कॉम्बो कोर्सेज लेना चाहते हैं, इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन यू कैन यूज द कोड गिवन ओवर हियर। इसके अलावा SBI PO, IBPS, RRB and UPSC EPFO, FCI AG3 या UPSC CSAT for the UPSC Civil Services exam। if you are preparing for any of these exams, and definitely इन पर भी बहुत ही बढ़िया आपको ऑफर्स प्रोवाइड किए गए हैं। यू कैन यूज द कोड, कूपन कोड जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इन कोर्सेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज हरी अप, दिस इज अ लिमिटेड पीरियड ऑफर। 19 से लेके 21 अक्टूबर के बीच आपको इन कोर्सेज पर ये ऑफर्स मिल रहे हैं। द लिंक्स फॉर द कोर्सेज आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। फटाफट से वहां से इन कोर्सेज में ज्वाइन करिए एंड इन ऑफर्स को अवेल करिए। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में, जेआईबी के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एंड स्पेसिफिकली फ्रॉम द फर्स्ट पेपर दैट इज इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, I&IFS। कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। रिपीटेड क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे इन अंडरस्टैंडिंग के कौन से पार्ट्स ऑफ द सिलेबस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हम सिर्फ ये रिपीटेड क्वेश्चंस देखकर एक आइडिया लगा सकते हैं, अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं इस एग्जाम की? कौन से एरियाज से ज्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, इन सभी चीजों का जवाब आपको जानना है, तो प्लीज स्टे टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। ओके, तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इन I&IFS अभी तक के जो एग्जाम्स हुए हैं उनका ट्रेंड देखते हुए, दीज आर 25 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस फ्रॉम दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। मॉड्यूल A एंड B से हम इस पर्टिकुलर वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। सो लेट अस क्विकली बिगिन, बट बिफोर गोइंग अहेड यू शुड नो व्हाट आर द स्टेप्स जो आपको फॉलो करने चाहिए। व्हाई दीज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर रियली इंपॉर्टेंट, रियली समथिंग जो आपको एग्जाम के प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, आपको सिलेबस एंड PYQs बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जेआईबी नवंबर 2025 एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये तो बेसिक मिनिमम है। इसके अलावा ऐसे टॉपिक जिनका वेटेज बहुत हाई है उनका आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए। इसके साथ साथ रिपीटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आपको बताते हैं कि भाई IIBF इज डेफिनेटली वांटिंग यू टू प्रिपेयर दिस टॉपिक, बिकॉज ये टॉपिक बार बार, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, कोई भी क्वेश्चन अगर एक से ज्यादा बार रिपीट हो जाता है सेम क्वेश्चन या फिर सेम टॉपिक, दैट मीन्स दैट क्वेश्चन या टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली। तो आपको हाई वेटेज टॉपिक्स का पता चलता है रिपीटेड क्वेश्चन से। आपको ये भी आइडिया, कई बार वो सेम क्वेश्चन अगेन आ जाता है एग्जाम में, तो दैट आल्सो हेल्प्स यू बिकॉज आपने ये क्वेश्चन पढ़ रखा है, बहुत ही क्विकली आप उसको आंसर कर पाते हैं। एंड इफ इट इज फॉर 2 मार्क्स तो सोने पे सुहागा, राइट? तो दिस एक्चुअली हेल्प्स यू इन द लास्ट मिनट कि जो मेरी प्रिपरेशन है वो इनलाइन है या नहीं। आप भी इन क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। सो लेट अस क्विकली बिगिन। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो सेशन, ये वीडियो आपके लिए, ये मैंने आपको बता दिया। सो I&IFS के पेपर से दीज आर द 25 most important questions from module A and B. This is part 1 and part 2 भी इसका आएगा, so stay tuned। सबसे पहले मॉड्यूल A की अगर हम बात करें तो मई 2023 में यू कैन सी ये क्वेश्चन आया था। दिस इज रिलेटेड टू which among the following is the correct definition of sunrise sector। ठीक है, तो सनराइज सेक्टर से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये सनराइज सेक्टर से रिलेटेड सारे यहाँ पर आपको ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। इट इज अ सेक्टर which includes all those activities and purpose of which consists of exploiting natural resources। तो ये तो प्राइमरी सेक्टर का डेफिनेशन है। covers all those activities जिसमें varying degrees of processing of the natural resources आपको देखने को मिलता है। तो this is part of the secondary sector। और अगर हम तीसरा देखें, इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज in which an industry that has existed a long time
एंड अभी लेस सक्सेसफुल है, ये तो सनसेट सेक्टर का है। तो लास्ट ऑप्शन जो है आपका सनराइज सेक्टर का है। इट इज वेरी क्लियर, ये तीनों आप देख सकते हैं। इट इज वन ऑफ द one that is still in its infancy but has the potential to significant growth. Okay, तो इस तरीके से D is the correct answer over here. You can see जून 2024 में similar question, sunrise sector is a very important topic. हर बार almost exam के cycle में ये question पूछा ही जाता है. Which among the following statement is not true with respect to sunrise sector? ये पूछा गया है. Sunrise sector still in its infancy, high potential होता है significant growth के लिए. Yes, sector is often characterized by low degree of innovation. जैसा artificial intelligence है उसमें तो very high degree of innovation है. ऐसे ही sectors को हम sunrise sector कहते हैं जिनका बहुत ज्यादा scope है आगे जाकर ग्रोथ का. तो लो डिग्री ऑफ इनोवेशन ये गलत है. सो बी इज द राइट आंसर हियर. ग्रीन एनर्जी इज पार्ट ऑफ सनराइज सेक्टर. यस एब्सोल्युटली. ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. दिस इज रिलेटेड टू क्वीनरी सेक्टर. बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. अब टर्शियरी के दो सब सेक्टर्स, क्वाटरनरी एंड क्वीनरी सेक्टर. ठीक है, तो क्वीनरी सेक्टर में क्या आ जाता है? इफ यू सी क्वाटरनरी सेक्टर, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, इनसे रिलेटेड जो एक्टिविटीज है वो सब आ जाते हैं. जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द क्वाटरनरी सेक्टर. क्वीनरी सेक्टर में टॉप डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज, जिन्हें ब्रेन ऑफ द इकोनॉमी भी कहा जाता है. आपका ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है आपके जो बॉडी है एंड ईच एंड एवरी जो थॉट है उससे रिलेटेड, राइट. तो ब्रेन ऑफ द इकोनॉमी क्वीनरी सेक्टर को कहा जाता है. तो इसके बेसिस पे क्या सही जवाब हो सकता है? अक्टूबर 2023 एंड जून 2024 में अगेन ये क्वेश्चन पूछा गया है क्वीनरी सेक्टर रिलेटेड. कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग, यस. ठीक है, नॉलेज सेंटर, हेल्थ सेक्टर, ग्रीन एनर्जी, ये सारे अलग सेक्टर से, बट कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग जो भी जहां भी आ जाता है दैट इज क्वीनरी सेक्टर का पार्ट. नेक्स्ट 2024 में क्वेश्चन था, विच अमंग द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज कॉल्ड ब्रेन बिहाइंड एन इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस. ब्रेन किसे कहा जाता है? तो इफ यू कैन सी ओवर हियर, प्राइमरी, टर्शियरी, क्वीनरी, क्वाटरनरी. तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर हियर इज सी. क्वीनरी सेक्टर को हम कहेंगे द ब्रेन ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर है. अब यहां पर देखते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है. दो बार ये एग्जाम में पूछा गया है एंड देयर आर चांसेस कि आगे भी अगेन एंड अगेन पूछा जाए. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग इन इंडिया? बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक एंड फॉरेन गवर्नमेंट, बोरोइंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, withdrawing cash balance held in the RBI, direct borrowing from private sector. तो borrowing from पब्लिक एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स, यस. आरबीआई से जो है बोरोइंग करना, ये भी डेफिसिट फाइनेंसिंग का पार्ट है. तो एज यू नो, अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है एंड उसका जो इनकम है वो कम है, तो इस केस में यू आर गोइंग टू हैव दिस विच इज कॉल्ड द डेफिसिट, और इसे फाइनेंस करने की जरूरत है. तो दैट इज द पार्ट ऑफ द डेफिसिट फाइनेंसिंग. पब्लिक एंड फॉरेन गवर्नमेंट से तब बोरो किया जाता है. यस, फॉरेन असिस्टेंस आती है एंड ऑल्सो वी टेक मनी फ्रॉम द अदर गवर्नमेंट्स. ठीक है, बोरोइंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यस. कैश बैलेंस जो आरबीआई के पास आपका गवर्नमेंट का जो कैश बैलेंस रहेगा, लाइक उसका जो अकाउंट है आरबीआई के पास, उसमें से पैसे निकालते हैं, यस. डायरेक्ट बोरोइंग प्राइवेट सेक्टर से, तो ये चीज रेयरली ही की जाती है. डायरेक्ट बोरोइंग नहीं करते, इनडायरेक्टली लाइक बॉन्ड्स, शेयर्स, ये कुछ चीजें इशू करके, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करके इस तरीके से लिया जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बट नॉट डायरेक्टली. तो दिस वन इज नॉट पार्ट ऑफ द डेफिसिट फाइनेंसिंग. डायरेक्ट मेथड नहीं है. तो डी इज द राइट आंसर. इसी तरीके से विच अमंग द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ फंड्स अवेलेबल फॉर फंडिंग इकोनॉमिक प्लान्स इन इंडिया कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट? ठीक है, डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेज, डेफिसिट फाइनेंसिंग, फॉरेन असिस्टेंस, नॉन टैक्स रेवेन्यू. तो ऑब्वियसली डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेज से सबसे ज्यादा इनकम, यहाँ पूछा जा रहा है सबसे ज्यादा इनकम कहां से आता है, कौन से पार्ट से? तो डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेज से सबसे ज्यादा इनकम आता है विच यू टेक टुवर्ड्स द डेफिसिट फाइनेंसिंग. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ए ओवर हियर. अब आगे बढ़ रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय सिडबी? तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड इनिशिएटिव रिलेटेड क्वेश्चन है. सिडबी के द्वारा एमएसएमईज के लिए एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्रेडिट यानी कि लोन्स वगैरह लेने से रिलेटेड उद्यमी मित्र पोर्टल को लाया गया है. सो ए इज द राइट आंसर हियर. एंड यहाँ अगर हम देखें, उद्यमी मित्र पोर्टल एक्चुअली कनेक्ट्स एमएसएमईज एंड बैंक्स. ठीक है, तो उनको जिनको लोन चाहिए, जो लोन दे सकते हैं, उनको कनेक्ट करने का एक पोर्टल है उद्यमी मित्र पोर्टल. इसी तरीके से हैज बीन लॉन्च्ड बाय, थोड़ा सा ट्विस्ट करके अब जून में क्वेश्चन, तो यहाँ आप देख सकते हैं इट इज लॉन्च्ड बाय बी सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. सो बी इज द राइट आंसर. नाउ मूविंग अहेड, 2023 अक्टूबर में ये क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट ऑफ द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स? तो हमें पता है कि नॉर्मल डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स अलॉन्ग विद फॉरेन बैंक्स का ओवरऑल टारगेट देखें तो 40% ऑफ एएनबीसी और
CEO BSE ये है, ठीक है। तो ओवरऑल स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का अगर हम देखें, इट इज व्हाट 75% हायर टारगेट है, सो सी विल बी द राइट आंसर। सिमिलरली ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, अगेन सेम क्वेश्चन 2024 के जून में आ गया, क्या पता इस बार फिर से आ जाए। स्मॉल फाइनेंस बैंक हर बार ऑलमोस्ट एग्जाम में आता ही है, सो प्लीज रिमेंबर दिस रियली वेल। सो डी इज द आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट वन, एमएसएमईज से रिलेटेड उसका जो लेटेस्ट डेफिनेशन है उस पर ये क्वेश्चन आया था। उस टाइम का अगर हम देखें स्मॉल एंटरप्राइज, तो एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज से रिलेटेड जो डेफिनेशन है इसमें काफी चेंजेस आए हैं एज यू नो, और इसमें जो डेफिनेशन है दैट इज बेस्ड अपॉन कि कितना हमें इन्वेस्टमेंट के लिए मनी चाहिए और कितना टर्नओवर एक्सपेक्टेड है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जो एंटिटी है। ओके, तो इन्वेस्टमेंट के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज इनके यहाँ पे बात की गई है। तो इस तरीके से इफ यू सी हियर एज पर द लेटेस्ट डेफिनेशन ऑफ एमएसएमईज ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, तो 1 करोड़ जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ इनिशियली था, एंड जब टर्नओवर की बात होती है तो दैट गेट्स मल्टीप्लाइड 5 टाइम्स, ठीक है। इसी तरीके से जो स्मॉल हमारे एंटरप्राइजेस उसमें 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का था, राइट। तो इसी और ऐसे अगर हम देखें दिस गेट्स मल्टीप्लाइड 5 टाइम्स, एंड यहाँ पर 50 करोड़ का था तो दिस गेट्स मल्टीप्लाइड 5 टाइम्स, और इस तरीके से आप देख सकते हैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे 5 करोड़ 50 करोड़ एंड दिस इज 250 करोड़, ठीक है। इस तरीके से आपका जो इनिशियल पहले का नंबर्स ये है। अब इसमें चेंजेस आ गए, 2.5 टाइम्स ये सब कुछ मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है। तो 2.5 है, 10 का इंटू 2.5 इज 25, 50 का 2.5 इट विल बी अराउंड 125, ठीक है। अब इसका 4 टाइम्स है हमारा जो टर्नओवर का एक्सपेक्टेशन है, तो 2.5 का 4 टाइम्स इज 10, ये 100 करोड़ है, इसका 4 टाइम्स इज 500 करोड़, ठीक है। तो दीज आर द न्यू वैल्यूज, प्लीज याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर के वैल्यूज, आई होप यू नो दिस। तो पहले जो वैल्यूज थे उसके हिसाब से स्मॉल एंटरप्राइज का पूछा गया है। स्मॉल एंटरप्राइज का पहले का अगर हम देखें 10 एंड 50 करोड़, सो विच इज सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो 10 एंड 50 करोड़ पहले के हिसाब से। अब नया क्या है, 25 एंड 100 करोड़, दिस हैज बीन चेंज्ड इन द बजट रिसेंटली। जून 2024 में क्वेश्चन न्यू डेफिनेशन एमएसएमई के हिसाब से स्मॉल एंटरप्राइज के बारे में पूछा गया है। अगर 10 करोड़ इसका इन्वेस्टमेंट का है तो टर्नओवर कितना होगा। इवन इफ यू नो इन्वेस्टमेंट कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करने से टर्नओवर आएगा, अगर आपको ये भी याद है तो यू कैन गो फॉर इट। तो 50 करोड़ हियर, डी इज द राइट आंसर। अब अभी अगर आप देखो 4 टाइम्स होता है, आपको इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दे दिया एंड दे आर आस्किंग फॉर द वैल्यू ऑफ द टर्नओवर, तो 4 टाइम्स होता है। 2.5 10 ये आपका माइक्रो का है, 25 100 स्मॉल का है, एंड मीडियम का 125 500 ये है, ठीक है। आई होप यू विल बी एबल टू रिमेंबर व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सॉफ्ट एंड हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर आर 2 टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे पहले हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेते हैं, which actually connects, it is a network between 2 important points like roads, railways, एयर ट्रांसपोर्ट हो गया, पाइपलाइंस हो गए, ये सब आपके हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज फिजिकली ऑब्जर्वेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसे हम हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। अब उसको सपोर्ट करता हुआ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। अब पोर्ट्स, एयरपोर्ट, पाइपलाइन, ये आपका हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया। बट लॉ एनफोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर पुलिस और ये सब हेल्थ केयर एजुकेशन वगैरह नहीं होता तो कैसे पूरा हमारा इकोनॉमी चलता, कैसे हम पोर्ट्स, एयरपोर्ट, पाइपलाइन ये सब मेंटेन कर पाते, बना पाते। तो सपोर्टिव जो स्ट्रक्चर है उसका पार्ट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं। दैट इज वाई सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का बेस्ट एग्जांपल वुड बी बी ओवर हियर। इसी तरीके से यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जून 2024 में अगेन हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन विच इज नॉट एग्जांपल ऑफ हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जांपल पूछ रहा है। रोड, एयरपोर्ट, पोर्ट्स ये तो नहीं होगा, बट हेल्थ केयर इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। दैट इज वाई डी इज द राइट आंसर हियर विच इज एन एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट वन, अक्टूबर 2023 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, ठीक है। मल्टी मॉडल में डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को कनेक्ट करना है। इफ यू हैव गॉन टू दिल्ली यू मस्ट हैव सीन कि आप ट्रेन से उतरते ही इमीडिएटली यू कैन कैच द मेट्रो एंड आप वहां से बस भी कैच कर सकते हैं,
एंड मेट्रो से एयरपोर्ट पहुंच के फ्लाइट भी कैच कर सकते हैं। बहुत कम एरिया में ज्यादा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको वहां पे प्रोवाइड हो जा रहा है। दैट इज कॉल्ड अ मल्टी मॉडल सेंटर। इस तरह के मल्टी मॉडल सेंटर्स बनाने का एम है ऑफ द पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव, जिसमें डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को टुगेदर आना पड़ेगा एंड दैट इज द मेन थिंग एज फार एज द पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव इज कंसर्न। इसमें कई सारे इनिशिएटिव्स आए, फिर भारतमाला, पर्वतमाला, सागरमाला, इस तरीके से भारतमाला फॉर रोड, सागरमाला फॉर डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स, पर्वतमाला फॉर डेवलपमेंट ऑफ रोपवे। ठीक है, तो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का प्लान इस पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव। भारतमाला, सागरमाला तो उसके पार्ट है, पीएम गति साथ ही मत कर दीजिएगा, शक्ति थोड़ा सा देख के आंसर करिएगा, ऐसे कंफ्यूज कर सकते हैं। सो ए इज द राइट आंसर। जून 2024 का क्वेश्चन है कि पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव का क्या पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, बुलेट ट्रेन, लॉजिस्टिक पार्क, रेलवेज, ये सभी कुछ बनाने का पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव का पूरा प्लान है। तो दैट इज व्हाई नन ऑफ द अबव, डी वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर, व्हिच इज नॉट अ पार्ट। सो डी यहाँ पे सही है। कमिंग टू दिस, भारतमाला परियोजना किसके लिए लॉन्च किया गया है? भारतमाला इज फॉर द रोड्स। ठीक है, और रोपवे के लिए पर्वतमाला परियोजना लॉन्च किया गया है। दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, और पूछा भी गया है भारतमाला परियोजना किसके लिए। अगेन जून 2024 का क्वेश्चन है, दे हैव आस्क्ड, दिस ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर भी ए। मूविंग अहेड, अब ये देखिए अक्टूबर 2023 का क्वेश्चन, इकोनॉमिस्ट जगदीश भगवती जी के द्वारा इंडिया के इकोनॉमिक फेलियर जो 1991-92 में हुआ था, जिसके वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यू, जहां पर इंडिया में डॉलर्स बहुत कम बच गए थे, विच वी हैड टू पे टू द पे आर बिल्स, एंड ऑयल इंपोर्ट करना, ये सब भी हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो गया था। तो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से ऐसे फैक्टर्स है, ये पूछा जा रहा है। इंक्रीज इंटरनेशनल ट्रेड, एब्सोल्युटली नॉट। अगर ट्रेड बढ़ेगा तो इकोनॉमिक फेलियर की तरफ क्यों जाएगा कोई भी कंट्री, तो ये नहीं है। स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल ओवर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, यस, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, गवर्नमेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था, तो ग्रो कोई नहीं कर पाएगा, इजंट इट। प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन एंटिटीज आएंगे नहीं, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड है, बिकॉज ऑफ विच वी वर नॉट डूइंग ट्रेड विद मेनी कंट्रीज। यूएसएसआर के साथ खाली हमारा एक्सपोर्ट था, और वो जब यूएसएसआर ब्रेकडाउन होने लगा 91 में, एग्जैक्टली इन दैट ईयर हमारा जो एक्सपोर्ट अर्निंग है वो कम हो गया, एंड वी कुड नॉट इवन पे फॉर आवर already bills. Inefficient public sector enterprise functioning, absolutely yes. So B is the right answer, जो जगदीश भगवती जी ने पॉइंट आउट किए हैं। ये तीन मेन फैक्टर्स है जिनके वजह से इंडिया का इकोनॉमी उस टाइम पे जो है बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन में चले गया था। तो अक्टूबर 2023 का क्वेश्चन सेम इन जून 2024, सेम क्वेश्चन 2, 3 एंड 4, बी इज द आंसर। सेम क्वेश्चन इन मई 2025। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा रिपीटेटिव हम इस पूरे ट्रेंड को देख सकते हैं, बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो प्लीज इन टॉपिक्स को तो बिल्कुल मत मिस करेगा। सेम क्वेश्चन आया है, दैट इज व्हाई 2, 3 एंड 4, बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, जून 2024 का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 91 इन इंडिया वर इंटेंडेड टू अचीव, क्या अचीव करने के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए थे? हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीज्ड इन्फ्लेशन, मिनिमाइजिंग करंट अकाउंट डेफिसिट। इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ाना है ही, इन्फ्लेशन को कम करना है, इतना ज्यादा था उस टाइम पे 11% के आसपास, तो उसे कम करना है, एंड मिनिमाइजिंग करंट अकाउंट डेफिसिट, जहां पर एक्सपोर्ट्स हमें बढ़ाना है, एंड फॉरेन अर्निंग्स को जो है, करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या होता है, हमारे जो इंपोर्ट्स पे हम खर्चा कर रहे हैं, लेट्स से इतना है, एक्सपोर्ट से हम इतना ही कमा पा रहे हैं, तो हमारा इतना तो गैप आ जा रहा है ना, तो दिस इज कॉल्ड द डेफिसिट। ठीक है, जो गैप आ रहा है करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। तो हमें क्या करना है, अब एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना है, इंपोर्ट्स का जो कॉस्ट है उसे कम करने की कोशिश करनी है, दोनों। तो ये करना है, हमें मिनिमाइज करना है करंट अकाउंट डेफिसिट को। तो 1 and 3 ओनली, सी वुड बी द राइट आंसर। अक्टूबर 2024 में सेम क्वेश्चन, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, सो यू कैन सी अगेन हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीज्ड इन्फ्लेशन, मिनिमाइजिंग करंट अकाउंट डेफिसिट। सो द आंसर हियर आल्सो इज 1 and 3 ओनली, सी। ठीक है, अब ये देखिए जून 2024 के 2 शिफ्ट्स में सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है ये क्वेश्चन, देखते हैं। एफडीआई लिमिट अलाउड इन इंडिया प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर के लिए, प्राइवेट बैंकिंग के लिए 74%, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग के लिए जो एफडीआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अलाउ किया जाता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, वो 20% का लिमिट है। यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर पे पूछ लिया था इन द अदर शिफ्ट। ठीक है, तो इंश्योरेंस सेक्टर एज वेल एज अगर आप प्राइवेट बैंकिंग देखो तो 74% ओनली इज द आंसर, दोनों में ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, देख रहे हैं शिफ्ट्स में भी रिपीटेशन है क्वेश्चन का। अक्टूबर 2023 का क्वेश्चन, द फॉरेन एफडीआई दैट इज बेस्ड ऑन एन एग्रीमेंट इन विच अ फॉरेन कंपनी एंड अ लोकल कंपनी जॉइन अप टू शेयर इन्वेस्टमेंट, तो वो शेयर करते हैं
इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, प्रॉफिट्स, ये सब कुछ शेयर करके आगे बढ़ते हैं। लेट्स से द एग्जांपल इज ऑफ हीरो एंड होंडा, हीरो होंडा, तो उन्होंने सारे रिसोर्सेज शेयर किए, फिर प्रॉफिट शेयर किए, तो ये किस तरह का इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल है। ग्रीन फील्ड में तो सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट होता है, ब्राउन फील्ड में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी अगर इंडिया में है उसे एक्वायर किया जाता है, अब जॉइंट वेंचर में शेयर किया जाता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जून 2024, इन्वेस्टमेंट इन विच अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बाय स्टॉक इन एन एस्टैब्लिश्ड फर्म, एस्टैब्लिश्ड फर्म के अंदर अगर स्टॉक बाय किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। सो बी, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट इज द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है, अब मई 2025 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एफआईआई, एफडीआई के बारे में काफी सारा हमने देख लिया। अब 2025 मई में भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफडीआई, एफआईआई रिलेटेड टॉपिक्स, तो ये दोनों तो आपको पढ़ने ही हैं। FII are companies based outside India that offer investment proposals in India. इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं वो, यस। लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए करते हैं, ये लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए FDI इन्वेस्टमेंट होता है। FII तो शॉर्ट टर्म शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, FDI जो है लॉन्ग टर्म लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं। हॉट मनी कहते हैं, यस शेयर्स में इन्वेस्ट किया, क्यों करते हैं शेयर्स में इन्वेस्टमेंट आप, बिकॉज यू वांट टू पुल आउट द मनी, उसमें से मनी आपको पुल करना है कभी ना कभी, तो आता है जाता है ये पैसा, तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे है, दैट इज वाई से हॉट मनी या इन्वेस्टमेंट इन द हेज फंड्स भी कहा जाता है। हेज फंड्स मींस जस्ट टू रिड्यूस योर लॉस, आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाद में आप वो पैसा खींच लोगे जब उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, दैट इज कॉल्ड हेज फंड। जनरली वोलेटाइल होता है क्योंकि बार बार आता जाता रहता है, इसीलिए उसे वोलेटाइल कहते हैं। जैसे पानी उबलता है वोलेटाइल कहते हैं उसे, तो इसी तरीके से जो वाटर वेपर है उसे वोलेटाइल कहते हैं, इसी तरीके से मनी आता जाता है। तो 3, 4 are correct, 2 is incorrect. So 1, 3 and 4 only, C is the right answer over here. Is that clear? Then यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है अक्टूबर 2023 में, विच ऑफ दीज इज करेक्ट रेस्पेक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ अगर हम देखें इसमें ओनली नेशनल इनकम का इंक्रीज होता है, डेवलपमेंट में जो नेशनल इनकम का इंक्रीज, अलॉन्ग विद दैट वी ऑल्सो हैव पॉवर्टी रिडक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट कम करना, बाकी चीजों पे भी ध्यान दिया जाता है। पुअर पीपल क्या उनका जो परिस्थिति है, लिविंग स्टैंडर्ड से वो बेटर हो रहे हैं कि नहीं, ये सब देखा जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ग्रोथ में सिर्फ इनकम बढ़ गया, ठीक है जी, बस काफी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे। इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ कोर्स refers to reduction in poverty and unemployment, yes ये मेन है। सिंगल डायमेंशनल है नहीं, इस डेवलपमेंट में आप मल्टीपल डायमेंशन देख रहे हैं। यू आर सीइंग कि इनकम इंक्रीज हुआ, पॉवर्टी कम हुआ कि नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ कि नहीं, सब कुछ। जीडीपी, जीएनआई, पर कैपिटा इनकम, ये सब इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो नेशनल जीडीपी से नेशनल इनकम पता चलता है, जीएनआई भी नेशनल इनकम रिलेटेड है, पर कैपिटा इनकम इज जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन अगेन नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का कैलकुलेशन मेनली ग्रोथ में करते हैं, डेवलपमेंट में हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाई वी कैन से हियर कि इट रिफर्स टू द रिडक्शन इन द पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बी इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर हियर। ऐसा ही जून 2024 का ये क्वेश्चन, which among the following is correct with respect to economic growth and development? ठीक है, तो economic growth means increase in real income, yes. Development is multidimensional, yes. Economic development is prerequisite for economic growth, no. ठीक है, अगर growth income नहीं बढ़ेगा, let's say आपको लोगों को ठंड में इस बार कंबल बांटने, तो आपकी खुद की इनकम नहीं होगी तो आप कंबल बांटोगे कैसे? तो दैट इज द थिंग, इनिशियली उस कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, यानी कि इनकम बढ़ना चाहिए, नेशनल इनकम, देन ओनली इट कैन गो फॉर हेल्पिंग द पुअर, हेल्पिंग विद अनएम्प्लॉयमेंट रिडक्शन एंड ऑल, स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स बेटर करना। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पहले नहीं होगा, पहले ग्रोथ होगा, उसके बाद डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे लिखा है प्रीकर्सर मींस पहले होगा, प्रीरिक्विजिट मींस पहले हो जाना चाहिए फिर ग्रोथ होगा, नो दैट इज रॉन्ग, एक्सचेंज करना है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज प्रीकर्सर एंड प्रीरिक्विजिट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सो 3 रॉन्ग है, बाकी दोनों सही है। सो A, 1 and 2 ओनली इज द राइट आंसर। देन अक्टूबर 2023 इंडिया हैज साइंड व्हिच अमंग द फॉलोइंग अकॉर्ड्स विद WTO। WTO के साथ 5 जो एग्रीमेंट्स इंडिया ने करी है, इससे ज्यादा किए, बट दीज 5 आर द बेसिक एग्रीमेंट्स। फर्स्ट वन इज द रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, ट्रिप्स एंड एग्रीमेंट ऑन सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, मल्टी फाइबर एग्रीमेंट। तो ये जो है टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर, ट्रेड जब जाता है तो कितना आप उसमें टैक्स ले सकते हैं या फिर किस तरह का उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, उससे रिलेटेड है। ट्रिम्स इज ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है। ट्रिप्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जैसे आपने किसी का गाना जो यूएस में बनाया, सेम ट्यून सेम लिरिक्स यहाँ पे इंडिया में अपने नाम पे लॉन्च कर दिया, तो दैट इज रॉन्ग।
क्या किया जा सकता है? सैनिटरी फाइटोसैनिटरी मेजर्स इस मैगी में एमएसजी है, ये चीज क्या वैलिड है उसके इंपोर्ट को रोकने के लिए? इस तरह के केसेस, ठीक है, ये हैंडल करता है मल्टी फाइबर एग्रीमेंट रिलेटेड टू द इंटरनेट, ठीक है। तो डी ऑल ऑफ द अबव ये सभी साइन किया है इज द राइट आंसर। अब ये WTO रिलेटेड वन मोर क्वेश्चन जून 2024 में, facilitate implementation, administration, operation of agreements including multilateral agreements is something that is a function। क्या functions है WTO की, ये पूछा जा रहा है। yes, फोरम है नेगोशिएशन के लिए, यहाँ पर आप डिफरेंट कंट्रीज अगर ट्रेड रिलेटेड इश्यूज है तो वो नेगोशिएट करके रिजॉल्व कर सकते हैं। yes, oversee the mechanism to resolve disputes among members and to monitor trade policies। yes, ट्रेड रिलेटेड ये भी किया जा सकता है। टू फाइनेंस टेम्पररी बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि अगर डॉलर्स नहीं है तो WTO आपको डॉलर्स देगा। नो, फाइनेंस करने का काम IMF का है। वी वेंट टू IMF, आई होप यू नो, जब हमारा क्राइसिस हुआ था, तो दैट इज वाई B 1 2 and 3 ओनली इज द राइट आंसर, फोर्थ वन इज इनकरेक्ट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे सेम जो शिफ्ट है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़िएगा। कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है कि जो भी कंपनी इस एक्ट के तहत एस्टैब्लिश हो रही है, उस कंपनी को अपने 3 साल के जो इनकम है उसका एवरेज निकालना पड़ेगा, एंड उस एवरेज का 2% चौथे साल में जो है, 3 साल के एंड में जो है यूटिलाइज करना होगा इन सर्टेन फिलैंथ्रोपिक एंड एक्टिविटीज जो इस कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 7 में दिए हुए उन एक्टिविटीज के लिए जो कि इको फ्रेंडली, हेल्थ, एजुकेशन रिलेटेड होंगे, और ये सारे प्रोविजंस आपके कंपनीज एक्ट के सेक्शन 135 में दिया हुआ है, तो ये चीज याद रखिएगा। अब अगर आप ये चीज फॉलो नहीं कर रहे हैं, बीइंग अ कंपनी, ये पैसा नहीं निकाल रहे, तो क्या हो सकता है? तो ये आपको क्रिमिनल ऑफेंस कहा जाए। क्रिमिनल यानी कि आपको जेल एज वेल एज पेनल्टी, मनी पेनल्टी जो है वो देना पड़ेगा। दोनों सिविल रॉन्ग होगा जहां पर आप सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में मनी पे करेंगे एंड कोई जेल नहीं होगी, इनवाइट जेल एंड पेनल्टी, तो एक्चुअली इट इज अ सिविल रॉन्ग, ठीक है। पहले क्रिमिनल ऑफेंस था, अब ये सिविल रॉन्ग है, सो बी इज द राइट आंसर। वायलेटिंग दिस, मनी पे करना है तो कितना पे करना पड़ेगा, तो इसी स्लाइड पे आपको पूरा CSR का ऑलमोस्ट मैंने सारा कुछ बता दिया। तो कितना पे करना पड़ेगा? आपको पे करना है कंपनी के तरफ से 1 करोड़ रुपए तक एटलीस्ट आपको पे करना है, एंड ईच डिफॉल्टिंग जो ऑफिसर है एटलीस्ट 2 लाख रुपीज जो है जिसके वजह से कंपनी फंसी है, उस पर्सन को एटलीस्ट 2 लाख रुपीज पर्सनली पे करना पड़ेगा। तो डी इज द राइट आंसर ओवर हियर, 1 करोड़ एंड 2 लाख रुपीज, ठीक है। अब मॉड्यूल बी में चलते हैं। अक्टूबर 2023 में व्हेन प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी आर रेज्ड, बायर्स टेंड टू बाय लेस, अगर किसी चीज का प्राइस इंक्रीज हो जाता है आप वो खरीदना बंद कर देते हैं, तो ये जो है प्राइस इंक्रीज, डिमांड रिड्यूसेस, तो ये क्या है, ये कौन सा एक्चुअली लॉ है या फिर क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड, सप्लाई या इन्फ्लेशन, तो ऑब्वियसली इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमांड, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो दैट इज व्हाई हियर बी इज द राइट आंसर। 2024 जून का ये क्वेश्चन, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी रेज्ड, बायर्स टेंड टू बाय लेस, सेम क्वेश्चन यहाँ पे, सो बी इज अगेन द राइट आंसर हियर, लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट मई 2023 का ये क्वेश्चन है, काफी पुराना, इकोनॉमिक्स इज साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स, ठीक है। तो आपके एंड्स, आपके रिक्वायरमेंट, अगर आपको 10,000 रुपए दे दिए जाए तो व्हाट यू विल डू? थिंक फॉर वंस। शॉपिंग करेंगे आप, या फिर कहीं रेस्टोरेंट में जाएंगे, किसी के साथ जो मूवी देखने चले जाएंगे, या फिर किसी को दान में दे देंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। हंड्रेड्स ऑफ वांट्स हमारे हैं, बट इनको क्या फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेस अवेलेबल हैं हमारे पास? नहीं। तो मीन्स जो हमारे पास है, रिसोर्सेज जो है दैट इज वेरी स्कार्स, बट हमारे वांट्स बहुत ज्यादा, तो इनके बीच का गैप फुलफिल करने का काम इकोनॉमिक्स का है। ऐसे डिफाइन किया गया था इन द स्केर्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी बाय होम, लियोनेल रॉबिन्स के द्वारा ये डिफाइन किया गया था, ठीक है। तो कौन सा डेफिनेशन है ये? एंड्स एंड स्कार्स मीन्स वाला, तो क्वेश्चन में ये आंसर है, स्कार्स लिखा है तो स्केर्सिटी डेफिनेशन, बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। ऐसे ही क्वेश्चन था, स्केर्सिटी डेफिनेशन इज गिवन बाय होम, तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज लियोनेल रॉबिन्स, सी, ठीक है। अब यहाँ पर मई 2025 में सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, वेलफेयर डेफिनेशन के बारे में, 3 डेफिनेशन है, वेल्थ, वेलफेयर एंड स्केर्सिटी, ठीक है। तो वेल्थ डेफिनेशन किसने दिया है? एडम स्मिथ ने वेल्थ डेफिनेशन दिया है। वेलफेयर डेफिनेशन किसने दिया है? एल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर डेफिनेशन, एंड अभी आपने देखा स्केर्सिटी डेफिनेशन, तीसरा वाला जो है लियोनेल रॉबिन्स। ये तीनों में से कोई एक तो आ ही जाता है एग्जाम में, तो प्लीज प्रिपेयर दिस वेल। बी इज द राइट आंसर हियर, वेलफेयर डेफिनेशन, एल्फ्रेड मार्शल, ओके। देन
विच अमंग द फॉलोइंग करेक्ट फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ मनी का? वेलोसिटी मतलब अभी मैंने लेट्स से किसी ऑटो वाले को पैसे दिए 100 रुपए फॉर ट्रैवलिंग, उस ऑटो वाले ने फिर किसी दुकानदार को पैसे दे दिया 100 रुपीज पान गुटखा या फिर कुछ भी खरीदने के लिए। दुकानदार ने अपने बच्चे के फीस जो है सेम 100 रुपए का नोट यूज करके पे किया। तो इस तरीके से सेम नोट जो है कितने बार सर्कुलेट हो रहा है, कितने हैंड्स चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ मनी। और इसे कैलकुलेट किया जाता है बाय डिवाइडिंग दिस नॉमिनल जीडीपी बाय ब्रॉड मनी। ये दोनों का जो रेशियो है दैट गिव्स यू एन आंसर ऑफ द वेलोसिटी। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, फ्रीक्वेंसी विथ विच वन यूनिट ऑफ करेंसी इज यूज्ड ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ एक नोट जो है बार बार चेंज होता है, हैंड्स चेंज करता है, उस चीज को हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ मनी। सो डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। May 2023 liquidity preference theory of interest. There are two theories of interest, classical theory and liquidity preference theory of interest. So classical theory Pigou, Marshall इन सभी के द्वारा दिया गया है, बट लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी अगर आप देखो दैट इज गिवन बाय whom? इट इज गिवन बाय whom, यही क्वेश्चन है यहाँ पर, तो जॉन मेनार्ड कीन्स ए इज द राइट आंसर। सिमिलरली लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी किसके द्वारा दिया गया है? तो द करेक्ट आंसर इज जॉन मेनार्ड कीन्स डी। ठीक है, तो इस तरीके से क्लासिकल थियोरी का अगर पूछे तो पिगो, मार्शल, इस तरीके से आप दे सकते हैं, लिख सकते हैं इन द एग्जाम, आप मार्क कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 अक्टूबर में, in which among the following phases of business cycle economy reaches the peak? ठीक है, बिजनेस साइकिल के डिफरेंट फेजेस होते हैं एंड यहाँ पर अगर पीक जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वहां पर हम पहुंच रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड द बूम फेज। ठीक है, तो इसे बूम यानी कि सब जो डिमांड है वो इंक्रीज होता जा रहा है। अब यहाँ से हमारी इकोनॉमी नीचे की तरफ जा रही होती है, तो दिस इज कॉल्ड द रिसेशन फेज। कई बार ऐसा होता है, लाइक कोविड के टाइम पे हुआ था, एंड वो अगर नेगेटिव में चला जाए तो दैट इज कॉल्ड द डिप्रेशन फेज। ठीक है, अब उसके बाद कोविड के बाद हमने रिकवर किया तो दैट इज कॉल्ड द रिकवरी फेज। ठीक है, तो इस तरीके से एक साइकिल सा बनता है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस साइकिल या इकोनॉमिक साइकिल भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है जहां पर पीक होता है, डाउनवर्ड टेंडेंसी इन डिमांड इज ऑब्जर्व्ड, ऑल्सो इन्फ्लेशन रिमेन्स लो और शोस फर्दर साइंस ऑफ फॉलिंग। ठीक है, वंस इकोनॉमी रीचेस पीक। अच्छा, पीक के बाद जब नीचे की तरफ जाने लगता है उस पर्टिकुलर फेज को हम क्या कहते हैं? सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर वुड बी द रिसेशन फेज, जहां पर नीचे की तरफ जा रहा है। विच अमंग द फॉलोइंग फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल जनरली अकर आफ्टर बूम फेज? ठीक है, सेम क्वेश्चन देखिए, बूम के बाद क्या होता है? तो रिसेशन फेज इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर सही जवाब बी होगा, राइट। नेक्स्ट, यहाँ मई में भी सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फेज ऑफ बिजनेस साइकिल इन विच प्राइस ऑफ गुड्स आर एट देयर लोएस्ट। ठीक है, सबसे कम प्राइस होता है सारे गुड्स का, बहुत ही कम प्राइस होता है, बिकॉज डिमांड ही बिल्कुल लो होता है तो प्राइस बहुत कम रहता है, तो दैट इज द डिप्रेशन फेज। सो डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। मई 2023 का एक क्वेश्चन, ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो व्हाट इज दैट? तो बैंक्स को आरबीआई के द्वारा एक लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी दिया गया, जहां पर आरबीआई से लोन रेपो रेट के बेसिस पर बैंक्स ले सकते हैं, एंड अगर हायर अमाउंट ऑफ लोन लेना है तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पर ले सकते हैं, या फिर इफ दे वांट टू पुट देयर एक्सेस मनी, बैंक के पास एक्सेस मनी है और वो आरबीआई के पास रखना चाहते हैं, तो विदाउट कोलेटरल बेसिस पर अगर ये रखना है तो एचडीएफ के थ्रू ये रखा जा सकता है। ये तीन फैसिलिटीज प्रोवाइड किए गए हैं, इस विंडो को हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहते हैं। एलएफ कॉरिडोर एट प्रेजेंट इज डिटरमाइंड बाय एमएसएफ एट द अपर बैंड। तो सबसे ज्यादा अगर रेपो 5% है तो एमएसएफ 5.5, ये 4.5, इस तरीके से होगा। सबसे ज्यादा हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट किसका है? इसे हम पीनल इंटरेस्ट भी कहते हैं, जो एमएसएफ है, तो हाईएस्ट इज एमएसएफ। यस, एसडीएफ इज द लोअर बैंड। सबसे कम कौन सा? एसडीएफ। यस, रेपो इज द सेंटर ऑफ द कॉरिडोर। यस, 1, 2 एंड 3 तीनों ही सही हैं। अक्टूबर 2023 में सिमिलर क्वेश्चन, लोअर एंड अपर बैंड्स कौन से हैं ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी पूछा गया। लोअर एसडीएफ है, अपर एमएसएफ है, तो एसडीएफ एंड एमएसएफ, बी इज द राइट आंसर। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस। नाउ मई 2025 में थोड़ा सा सिमिलर क्वेश्चन, रिवर्स रेपो रेट के बारे में पूछा गया है। रेपो रेट हमें पता है कि जब भी आरबीआई से बैंक को लोन लेना होता है देन रेपो रेट के बेसिस पर ये लिया जाता है, एंड उसके लिए थोड़ा कोलेटरल जो है बैंक को रखना पड़ता है। लोन बैंक को प्रोवाइड हो जाता है, बट बैंक जो भी उसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है मेनली, वो कोलेटरल के फॉर्म में आरबीआई के पास रखता है। ओके, ऐसे ही रिवर्स रेपो है, जहां पर आरबीआई
एक्चुअली बैंक का जो एक्सेस मनी है वो आरबीआई के पास होता है, एंड आरबीआई कीप्स सम कोलेटरल इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। रिवर्स रेपो जनरली लोअर होता है, यस 3%, अगर ये 5% या 3% के आसपास होता है, लोअर होता है रेपो रेट से, यस। मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करते हैं, और ये एमएसएफ रेट से जनरली हायर होता है, तो ये मार्केट फोर्सेस नहीं, दिस इज डिटरमाइंड एज पर द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मीटिंग्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव से मिलके ये डिसाइड करते हैं, मार्केट फोर्सेस नहीं। इट इज जनरली हायर देन एमएसएफ, ठीक है। एमएसएफ रेट इज द हाईएस्ट, ठीक है। रेपो 5 है तो ये 3 है, और एमएसएफ इससे भी ज्यादा होगा 5.5, तो हायर देन एमएसएफ इज रॉन्ग, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है, तो 2 and 3 आर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हियर, सो बी इज द राइट आंसर, ओके। अब देखिए मई 2023 एमसीएलआर के बारे में पूछा हुआ, जिसके बेसिस पर इंटरेस्ट रेट्स, डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोन्स लाइक होम लोन, कार लोन वगैरह के इंटरेस्ट रेट्स डिसाइड होते हैं। तो एमसीएलआर के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, तो क्या क्या अलाउ किया गया है एमसीएलआर के बेसिस पर कि बैंक्स अपना जो जो खर्चा है विद रेस्पेक्ट टू गेटिंग दिस मनी एंड गिविंग लोन टू समवन, वो खर्चों को बैंक एक्चुअली कंपनसेट कर पा रहा है, यानी कि बैंक को पैसा मेंटेन करना होता है, फिर उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है, ये खर्चे तो है ना, तो वो कहाँ से लेगा? जब लोन देगा तो उसके इंटरेस्ट के थ्रू ही बैंक विल अर्न दिस मनी। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स यानी कि खर्चा जो बैंक ने किया। नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो इज दैट रिजर्व मनी जो बैंक्स रखते हैं विद आरबीआई, जिस पर बैंक्स को कोई भी इंटरेस्ट अमाउंट नहीं मिलता, तो इट इज कॉल्ड द नेगेटिव कैरी ऑन, यानी कि कोई इंटरेस्ट मनी नहीं मिल रहा, कोई प्रॉफिट, आप किसी के पास पैसे रख रहे हो तो यू वांट सम प्रॉफिट, यू वांट सम बेनिफिट आउट ऑफ इट, इंटरेस्ट मनी नहीं आ रहा, तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर। ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो भी बैंक का ऑपरेटिंग कॉस्ट है, एंड टेनोर प्रीमियम, यानी कि अगर बैंक को लॉन्ग टर्म लोन देने के लिए कहा जा रहा है तो उस पर भी बैंक को काफी लॉस होता है, बिकॉज पैसे फंसे रहते हैं 10 years के लिए अगर लोन दे दिया, तो दैट लॉस also has to be recovered. All of these are the components of MCLR, that is why D 1, 2, 3 and 4 are correct. Banks are not required to publish internal benchmark MCLR for which of the following maturity. तो MCLR को पब्लिश करना होता है, एंड कौन से मेच्योरिटी के लिए पब्लिश करने की जरूरत नहीं है। 1, 3, 6 months के लिए जो है एमसीएलआर पब्लिश करते हैं कि इतना इतना परसेंटेज होगा, अगर 1 month का लोन है, 3 months का है, 6 months का है, तो 2 months के लिए पब्लिश करने की जरूरत नहीं है, दैट इज वाई बी इज द राइट आंसर। मई 2023 का क्वेश्चन, द फंड्स अवेल्ड बाय बैंक्स अंडर टीएलटीआरओ, ठीक है। रेपो ऑपरेशंस हमने देख लिए, जहां पर मेनली आरबीआई एंड बैंक्स के बीच के ट्रांजैक्शन होता है। अब आरबीआई कई बार बैंक्स को डेलिबरेटली लोन देता है लॉन्ग टर्म के लिए, बिकॉज रेपो जो है ओवरनाइट या 1 day के लिए होता है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर लोन दिया गया है तो 1 to 3 years के लिए जनरली टीएलटीआरओ के थ्रू लोन दिया जाता है, एलटीआरओ के थ्रू लोन दिया जाता है बाय द आरबीआई, और ये टारगेटेड होता है, जहां पर अभी तक जो टीएलटीआरओ टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन किया गया है, उसमें बैंक्स को एक्चुअली डायरेक्ट किया गया है कि आप जो भी पैसा आपको एज अ लोन एज पार्ट ऑफ टीएलटीआरओ दिया जा रहा है, वो खर्च करोगे इन बाइंग द लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड्स हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, उनको बाय करने के लिए आप इस मनी को यूटिलाइज करोगे। तो इस तरीके से, और यहाँ पूछा जा रहा है टीएलटीआरओ 2.0 was supposed to be invested in investment grade bonds, commercial paper, non convertible debentures और एनबीएफसीज विथ एटलीस्ट एनबीएफसीज के लिए ये जो भी मनी है, कितना अमाउंट ऑफ कितना परसेंटेज ऑफ द टोटल अमाउंट स्मॉल एंड मीडियम साइज एनबीएफसीज एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए खर्च करना है। लेट्स से 10 crore रुपीस डेजिग्नेट हुआ है, इसमें से कितना पार्ट आपको स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड जो एनबीएफसीज एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है उनके लिए खर्च करना है, कितना परसेंटेज? सो द परसेंटेज एक्चुअली इज बी 50%, ओके। और टीएलटीआरओ का टाइम पीरियड क्या है यहाँ पे पूछा जा रहा है, जून 2024 में, तो 1 year to 3 year विच इज बी इज द राइट आंसर, ओके। नाउ विच अमंग द फॉलोइंग लिमिटेशंस है रोल ऑफ बैंक रेट, क्योंकि रेपो रेट तो बड़ा फेमस है, तो सारे थोड़ा जलस होते हैं कि अरे यार रेपो रेट तो हर जगह है, इसके बेसिस पे सारे इंटरेस्ट रेट्स डिसाइड होते हैं, तो बैंक रेट इज आस्किंग मैंने क्या गलती कर दी कि मैं फेमस नहीं हूं, तो गिविंग द रीजंस। कौन सा रीजन यहाँ पर नहीं है ये पूछा जा रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स इज नॉट ऑटोमेटिकली लिंक टू द बैंक रेट, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। रेपो रेट से इंटरेस्ट रेट सारे मनी मार्केट ले लो, क्रेडिट मार्केट ले लो, सभी के इंटरेस्ट रेट्स एक्चुअली जुड़े हुए हैं, रेपो के बेसिस पर ही डिसाइड होते हैं मेनली, तो बैंक रेट से तो लिंक्ड नहीं है, तो दिस इज वन थिंग बिकॉज ऑफ विच यू बैंक रेट यू आर नॉट सो फेमस, ये कहा जा रहा है। कमर्शियल बैंक्स एंजॉय स्पेसिफिक रीफाइनेंस फैसिलिटीज, बैंक रेट इज अ पीनल रेट,
ठीक है। हाई इंटरेस्ट रेट पे लॉन्ग टर्म का लोन 28 डेज तक का लोन बैंक्स को आरबीआई से लेना हो तो बैंक रेट पे लेंगे। अब यही अगर बैंक रेट 6% पे मिल रहा है तो कोई और किसी और जगह से अगर इस बैंक को 5% पे लोन मिल रहा है तो व्हाई वुड इट गो फॉर बैंक रेट? तो वो बताएगा कि किसी और जगह से लो इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है, दैट्स व्हाई बैंक रेट फेमस नहीं है। और बैंक रेट में बिल्स एक्चुअली जो बैंक्स के पास डिस्काउंटेड बिल्स है, सेलर्स के बिल्स होते हैं ना, वो जैसे आपने 100 रुपीज का गोल्ड लेकर गए बैंक के पास तो इट विल गिव यू 90 रुपीज, ठीक है, डिस्काउंट करके लोन दे देता है, गोल्ड लोन टाइप का, तो बिल लोन मिलता है। जो भी सेलर अपना बिल 100 रुपीज का लेट से लेकर गया बैंक के पास तो ही विल टेक 90। तो ऐसा डिस्काउंटेड वे में बिल्स आते हैं बैंक के पास, वो बिल्स को रखना पड़ता है एज अ कोलेटरल व्हेन बैंक टेक द लोन। तो बिल मार्केट तो डेवलप्ड है ही नहीं इंडिया में, तो खास बैंक रेट का इंपॉर्टेंस नहीं है। ये तीनों तो सही है, बट फ्रीक्वेंट चेंजेस इन बैंक रेट बाय आरबीआई, चेंज कर रहे हो तो क्या उससे बैंक रेट नहीं फेमस है, इसका कोई रिलेशन नहीं है। सो दिस इज नॉट अ रीजन, ठीक है। सो डी इज द राइट आंसर हियर। और बिकॉज डिस्काउंटेड बिल्स यहाँ पे कोलेटरल के फॉर्म में यूज होते हैं तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्काउंट रेट। तो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया था जून 2024 की, डिस्काउंट रेट किसे कहते हैं, तो इट इज बैंक रेट सी, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डेफिनेशन है प्राइमरी डेफिसिट का? प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है कि जो भी फिस्कल डेफिसिट है, नॉर्मली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्सपेंडिचर है एंड उसका जो इनकम है, इन दोनों के बीच में गैप होता है। एज आई टोल्ड यू, लेट्स से दिस इज 10,000, दिस इज 5,000, तो गैप कितना है? 5,000 का गैप है, दिस इज कॉल्ड द फिस्कल डेफिसिट। अब ये फिस्कल डेफिसिट में से जो एक्सपेंडिचर है उसमें थोड़ा पार्ट जो है फ्यूचर में करना है हमें, दैट इज द इंटरेस्ट पेमेंट्स। लोन अभी लिया बट बाद में हमें पेमेंट करना, तो फ्यूचर की बात मत करो, वो हटाओ। लेट्स से इंटरेस्ट पेमेंट 1,000 का, तो अभी खर्चा कितना, नेट खर्चा कितना गवर्नमेंट का? 9,000 ओनली। इन दैट वे द डेफिसिट ऑल्सो रिड्यूसेस। और उस तरीके से करके अगर हम डेफिसिट कैलकुलेट कर रहे हैं, डेफिसिट में भी 1,000 कम हो जाता है, तो इंटरेस्ट पेमेंट अगर आप फिस्कल डेफिसिट में से हटा देंगे तो यू विल गेट समथिंग कॉल्ड द प्राइमरी डेफिसिट। उसका वैल्यू कितना है? 5 - 1,000 विच इज 4,000। हियर इज द प्राइमरी डेफिसिट, इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो जहां पर भी इंटरेस्ट पेमेंट दिखे देयर प्राइमरी डेफिसिट का डेफिनेशन, तो बार बार प्राइमरी डेफिसिट आता है। दिस वन क्वेश्चन फ्रॉम वन पार्ट फ्रॉम वेयर क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम। अक्टूबर 2023 में ये क्वेश्चन, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट या रेवेन्यू डेफिसिट है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ओवर कैपिटल रिसीट्स, ग्रांट्स इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, ये इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इसे कहते हैं। बट दिस वन इंटरेस्ट पेमेंट, फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट हटाओ, दैट इज द प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट इज डैश, डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट ए, ठीक है। सेम क्वेश्चन इन जून, यहाँ पे डी एंड यहाँ पे ए इज द राइट आंसर, राइट। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। क्वेश्चंस कितना रिपीट हो रहे हैं बार बार, आई होप यू कैन सी दैट एंड helping you out in your preparation. EduTap has come up with wonderful offers this Diwali on all the courses of JIIB. तो 81% तक का आपको ऑफ मिल रहा है on all the courses of JIIB. Diwali 81 is the code that you need to use so as to enroll and get the benefit of this offer. इस इन कोर्सेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप या आपके नोन प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर आरबीआई ग्रेड बी, IRDAI, नाबार्ड, IFSC, सेबी ग्रेड ए, तो यू कैन गो फॉर दिस कोड एंड इसको यूटिलाइज कर आप इन कोर्सेज पर जो EduTap प्रोवाइड कर रहा है यू कैन अवेल द डिस्काउंट। इसी तरीके से SBI PO, IBPS, SBI क्लर्क, IBPS, RRB PO, RRB क्लर्क, UPSC PFO, FCI AG3, UPSC CSAT, इन सभी कोर्सेज पर भी वंडरफुल डिस्काउंट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं दिस दिवाली। द लिंक फॉर दीज कोर्सेज आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कूपन कोड, ठीक है। कोड आपको यहाँ पे दिख जाएगा, सो यू कैन यूज दिस कूपन कोड सो एज टू गेट दीज डिस्काउंट्स। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू कि कौन से कोर्सेज आप अवेल कर सकते हैं फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ द JIIB एग्जाम, राइट। तो यहाँ पर लेट मी शो यू, इफ यू गो टू EduTap, आप अगर टाइप करें edutap.in एंड यू विल रीच ओवर हियर, गूगल पे अगर आप टाइप करें तो हमारे कोर्सेज को आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं। तो JIIB के जो कोर्सेज हैं उनको अगर आप यहाँ पर देखें तो एग्जाम से पहले बहुत अच्छी तरीके से आपके प्रिपरेशन हो, इससे रिलेटेड वी हैव कम अप विद वंडरफुल कोर्सेज। यू कैन सी द बैंकर्स कैप्सूल कोर्स, जिसमें आपको ईच एंड एवरी मॉड्यूल ऑफ ऑल द 4 कंपोनेंट्स, उसका एक एक सिंगल वीडियो, लाइक आई एंड IFS के 4 मॉड्यूल है तो चारों ईच मॉड्यूल का एक एक वीडियो आपको देखना है एंड उससे 4 वीडियोस देख के पूरा आई एंड IFS आपका कवर हो रहा है। इस तरीके का आपको, जैसा नाम है बैंकर्स कैप्सूल, आपको कैप्सूल प्रोवाइड किए जा रहे हैं एंड इजीली 4 वीडियो इन ईच ऑफ दिस कोर्सेज यू कैन जस्ट सी एंड ईच मॉड्यूल का एक एक वीडियो देखकर आप आराम से उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। ईच एंड एवरी चैप्टर के नोट्स
चैप्टर वाइज क्विजेस एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है विद सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चंस एवरीथिंग। ठीक है, तो इसका आप कोड यूज करके यहाँ से आप बाय कर सकते हैं इसको। इसके अलावा ऑल्सो देयर इज अ सुपर क्रैश कोर्स जिसमें लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ाया जा रहे हैं। चैप्टर वाइज नोट्स, एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल है। नाउ लेट्स से आपको ये नहीं, आपको कोई सब्जेक्ट वाइज चाहिए, जैसे आई एंड आईएफएस का खाली कोर्स चाहिए तो यू कैन गो फॉर आई एंड आईएफएस बैंकर्स कैप्सूल कोर्स, पीपीबी बैंकर्स कैप्सूल कोर्स, इस तरीके से एएफएम, आरबीडब्ल्यूएम, इनको आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा लेट्स से आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी हो गई है एंड यू जस्ट वांट टू गिव टेस्ट, ठीक है, तो हमारा टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ऑल प्रीवियस क्वेश्चन सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली एवरीवन, एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी यू कैन ऑलवेज लेट अस नो ऑन दिस नंबर, कॉल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पर, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। इसका पार्ट 2 आएगा तो प्लीज वेट फॉर दैट, एंड उसमें भी जो क्वेश्चंस आपको दिखाए गए हैं उन सभी को जरूर अटेम्प्ट करिएगा। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।